सभी परिजनों के प्रति दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से घिर चुके हैं। जिन तमाम बातों को उन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की, मतलब आरएसएस की मदद से बीजेपी की एक पर्टिकुलर लॉबी जो कि मोदी और शाह की है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की, खुद को बचाने की कोशिश की, अपनी कुर्सी पर बने रहने की कोशिश की। अब उसके पांव हिलने लगे हैं, क्योंकि जो कुछ कुंभ में हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब हो भी तो कैसे? इतनी मौतों का सच वो छुपा रहे हैं और कितनी सामने आ चुकी हैं, और वो तमाम परिस्थितियां 2 लाख करोड़ का पूरा अरेंजमेंट धराशायी हो गया है। और ये जब सब कुछ हुआ उससे ठीक 2 दिन पहले अमित शाह वहां पर डुबकी लगा रहे थे, योगी आदित्यनाथ भी खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। उससे पहले वो अपने कैबिनेट के साथ वहां डुबकी लगा चुके थे। तो ये जो अरेंजमेंट्स थे इसको लेकर तो खैर पूरा सोशल मीडिया चर्चा कर रहा है कि किसके लिए थे, सारे वीआईपीज के लिए थे या आमजन के लिए भी थे। खैर बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली की एक ऐसी लॉबी है जो कि योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने की कोशिश कर रही है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, और योगी आदित्यनाथ को कस के यहाँ पर रखा गया है। इस परिस्थिति में कैसे वो इससे बाहर निकलेंगे, बने रहेंगे, कुर्सी निकल जाएगी, बचेगी, ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर है। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर सीपी राय जी हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ बात का, ये दरअसल आपने जाना कि कैसे योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, कैसे वो हंसी ठिठोली कर रहे थे अपने कैबिनेट के साथ भी और अमित शाह के साथ भी। लेकिन अब जितने तमाम वो साधु भी थे अमित शाह के साथ जो खड़े हुए थे गृह मंत्री के साथ, किसी के कोई ऐसे वक्तव्य नहीं आए हैं इस हादसे के बाद। मीडिया भी बिल्कुल शांत खामोश रहा, उस तरह से खुल करके उन्होंने सवाल नहीं किए। लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो कि इस पर सवाल कर रहे हैं, जो कि एक त्रिकोणीय परिस्थिति चल रही है जहां पर मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ है, इस तरह की परिस्थिति है। तो इसमें कौन किसके फायदे की बात कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है, ये राजनीति का एक त्रिकोण बना हुआ है अभी इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में। तो इसमें योगी को घेरने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की कुछ फेवरेट पत्रकार लॉबी है, चैनल्स हैं जो ये तमाम सवाल कर रहे हैं, अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको लगता है सर ये सारी सिचुएशन जो है वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए भारी पड़ने वाली है? जी विनीता, ये बहुत बड़ी घटना घटी है। मैं क्लियर कर दूं, TV9 भारत के किसी बड़े आदमी से मैंने बात किया, तो मैंने पूछा कि आप मौके पर गए, आपको वहां क्या खबर मिली। उनका कहना था संख्या बहुत बड़ी है, 250 से ज्यादा है, 250 मौतों से ज्यादा। मेरी व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा। हुआ ये कि ये घटना घट गई, 17 घंटे तक किसी ने मुंह नहीं खोला। वहां का एसएसपी कह रहा था कुछ हुआ ही नहीं है, छोटा मोटा भीड़ बढ़ गई खाली, और कुछ नहीं हुआ, धक्का मुक्की हुई है। 17 घंटे बाद उन्होंने कहा 17 जाने गई, फिर 30 पर ले गए। 30 पर इसलिए रोक दिया क्योंकि जब 2013 में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी तो 36 जाने चली गई थी। तो इरादा उनका यह था कि उससे कम करके दिखाया जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे तमाम यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं, उन लोगों ने वहां स्टिंग किया, वहां गए और 58 की संख्या मिली, फिर 70 की संख्या मिली। फिर ये जवाब आया कि तो 5-6 जगह भगदड़ मची। फिर हुआ कि झूसी साइड में भी हुआ, 7 लोग मर गए। फिर मालूम पड़ा कि 2 ट्रक भर करके लोगों के जूते चप्पल ले जाए गए, कपड़े ले जाए गए, लोगों के आधार कार्ड मिले, और वहां पर कूड़े के ढेर में से लाशें निकली। वो एक कोई लड़की है जो इनकी ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी, उसने खुद ही कहा कि ऐसे ऐसे लाशें निकल रही थी। तो कुल मिला करके बहुत अजीब स्थिति है। वो 250 है कि 400 है कि 30 ही है। खैर 58-70 तक तो लोगों ने गिनती कर ली, क्योंकि उन पर एक नंबर दर्ज था बॉडी का, बॉडी आ रही थी और निकल जा रही थी। लेकिन एक अचानक एक किसी एक को वो संख्या दिख गई, उसने उसको चुपचाप रिकॉर्डिंग कर ली फोन से अपने, मरे हुए लोगों का परिजन बनकर लाश ढूंढने के नाम पर। तो हालात बड़े गंभीर हैं। इस पर क्या हुआ कि यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया वो बहुत मुखर रहा। आप सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके उस मेले की हकीकत को दिखाया। हकीकत तो यूट्यूब चैनल के लोग पहले भी दिखा रहे थे। अगर मेन मीडिया ने हकीकत दिखाया होता तो घटनाएं नहीं घटी होती, क्योंकि जहां जहां कमजोरी थी, जहां जहां दिक्कतें थी, अगर मुख्य मीडिया वो दिखाता रहा होता तो शायद वो दिक्कतें दूर कर ली गई होती। लेकिन इस सारी घटना के लिए मेन जो सुपारी मीडिया है वो भी जिम्मेदार है।
उसको छुपाने का जिम्मेदार है, ब्रांडिंग करने का जिम्मेदार है, उस प्रचार का जिम्मेदार है कि ज्यादा से ज्यादा वहां की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग आए, उस मौत के लिए वो भी जिम्मेदार है। फिर हुआ क्या कि मेन मीडिया, सुपारी मीडिया डिस्क्रेडिट होने लगा। उसने अचानक देखा कि उसको देखने वालों की संख्या घट गई, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के लोगों को देखने वालों की संख्या बढ़ गई और मेन मीडिया की संख्या अचानक रातों रात घट गई। लोग उसको देख ही नहीं रहे थे क्योंकि वहां पर सूचनाएं नहीं मिल रही थी, वहां सिर्फ चापलूसी मिल रही थी। तब वहां परेशानी हुई। फिर उन लोगों ने अपने आका से बात किया, वो चाहे अमित शाह हो या कोई और हो, उनसे बात किया कि ये तो हम लोग डिस्क्रेडिट हुए जा रहे हैं, लोग हमें देखना ही बंद कर देंगे। दूसरी तरफ ये भी हुआ कि ये तो आक्रमण करने का मौका है योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब भी कोई मुख्यमंत्री बना है, यहाँ के उसके चमचे पहले दिन से उसको भारत का प्रधानमंत्री बनाना शुरू कर देते हैं। ये सबके साथ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। उसमें वो मुख्यमंत्री भी ठीक नहीं रह पाता और प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से 2 लोग प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से। एक चौधरी चरण सिंह जो चंद दिन रहे थे, रह ही नहीं पाए, वो फेस ही नहीं कर पाए संसद को, और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री बनकर तुरंत नहीं बने, बल्कि भारत के रक्षा मंत्री इत्यादि रहने के बाद वो बने। तो उनको उस कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता। लेकिन चौधरी साहब बने थे, जो मुख्यमंत्री थे, बाद में गृह मंत्री बने, फिर वो बने, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। पर यह यूपी का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग उसको, उसके चमचे लोग प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। वही स्थिति योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। उनको सपना दिखा दिया गया कि प्रधानमंत्री बनकर आप कैसे लगेंगे, देखिए आपकी बड़ी पॉपुलरिटी है, आप बुलडोजर चला रहे हैं, उसकी वाह वाह हो रही है, उसके तरह तरह के बयान जगह जगह से छपवाए जाते हैं, इसी पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है कि योगी जी की ब्रांडिंग कैसे की जाए। उससे परेशान था गुजरात लॉबी। गुजरात लॉबी ने भी अपने प्री मीडिया, जिसको बड़ा पैसा उसने दिया है और देता रहता है अपने ब्रांडिंग के लिए, उसको छूट दे दी कि ठीक है जाओ, आप जा करके दिखाओ। उसमें एक ऐसी लॉबी है जो पहुंच गई और आक्रामक तरीके से वहां रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी उसने। अभी आश्चर्य मुझे इस बात पर है कि वो 250 या 300 या 400 संख्या उसने क्यों नहीं उजागर की, उसके कुछ विजुअल क्यों नहीं उजागर किए, अभी उस पर मुझे जरूर आश्चर्य है। लेकिन फिर भी योगी जी को उसने कटघरे में तो खड़ा ही कर दिया है। अब योगी जी बैक फुट पर है। उधर कुछ शंकराचार्य लोग भी ऐसे हैं जो सीधे सीधे योगी जी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो, बल्कि ये घटना घटने से पहले ही कई लोगों का आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि कई लोग वहां जो शंकराचार्य इत्यादि और बड़े जो साधु संत हैं, वो कई लोग ये कह रहे थे कि ये जो कुंभ है ये योगी जी के मौत का कुंभ है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कई लोगों ने उस घटना के पहले किया था। इस घटना के बाद कई लोगों ने योगी जी को इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया या बर्खास्तगी की मांग करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें यूं ही नहीं हो रही हैं। दिल्ली लखनऊ के बीच में जो तलवार लंबे समय से खिंची हुई है, ये उसका परिणाम है। निश्चित तौर पर अमित शाह साहब भी चाहते होंगे कि अगर अगले साल 75 साल पूरा होने के बाद अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं, जो नियम की उन्हीं का बनाया हुआ है और आरएसएस चाहता है कि वो छोड़े, तो मोदी, अमित शाह जरूर चाहते होंगे नंबर 2 की हैसियत होने के नाते, उनका प्रिय व्यक्ति होने के नाते, कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर वो बैठे। लेकिन आरएसएस के हाथ होने के नाते योगी जी भी उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका मिल गया है योगी जी को धराशायी करने का और योगी जी को डिस्क्रेडिट कर देने का। देखना यह है कि अगली चाल क्या होती है, वो योगी जी को हटाने में कामयाब होते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। इसके लिए थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा। जी विनीता जी। क्योंकि सर अगर योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम को बड़ा अच्छे से कर लेते और उसकी वाहवाही हो जाती, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर लोग इसमें आए, और उसके बाद एक सक्सेसफुल अगर ये प्रोग्राम होता तो योगी की दावेदारी को आगे कोई नकार नहीं सकता था। क्या दिल्ली का रास्ता उनके लिए आसान हो जाता? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर ये महाकुंभ इसको बना दिया गया, नाम महाकुंभ, वैसे कुंभ भी होता है, अर्धकुंभ और कुंभ होता है, और योगी जी ने जिस तरह की ब्रांडिंग की, जिस तरह पर पैसा खर्च किया, शायद 30,000 करोड़ रुपया शायद इसका बजट रखा गया था, तमाम चीजों से बजट डाइवर्ट किए गए इसके लिए, और जिस तरह से वो कर रहे थे, सचमुच अगर ये बहुत ही सफलता से ये हो गया होता, ये घटनाएं नहीं घटी होगी इस तरह, और ये मौतें नहीं हुई होती, तो निश्चित तौर पर योगी जी का कद देश में बहुत बड़ा कद हो जाता और वो हिंदू की ठेकेदारी करने वाले सबसे बड़े अलंबारदार होते और प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत बड़ी चुनौती देने वाले व्यक्ति बन जाते। फिर उनको रोका नहीं जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना घट गई और ये योगी जी के दामन पर एक ये बड़ा दाग साबित हुई है और उससे उनकी दावेदारी कमजोर हुई है, उनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुई है, उनके दूरदृष्टि पर सवाल उठना शुरू हुआ है।
उनके मैनेजमेंट के सवाल उठना शुरू हुआ है। तो इसलिए निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी काफी हद तक अब बहुत पीछे चली गई। अब देखना यह है कि दिल्ली की लॉबी और गुजरात की लॉबी इनको निपटा पाती है या नहीं निपटा पाती है। जी विनीता जी। जी सर, बहुत देखना भी होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है अभी तो चल ही नहीं रही है, बहुत वक्त से लड़ाई चल रही है। दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के लिए पता चला कि दिल्ली की कुर्सी के लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जिसने कुर्सी खाली करनी है वही नहीं हटेगा, तो बैठने की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मोदी जी हटेंगे भी कि नहीं हटेंगे। सितंबर के बाद में अगर नहीं हटते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आपस की लड़ाई का इसमें फायदा क्या? और जो जिसके पास है वो उससे पहले ही अपना स्तर गिरा चुका होगा, तो आगे की कहानी क्या कही जा सकती है, ये अपने आप में दिलचस्प होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखना यही होगा कि किस तरह से अब ये पूरा जोर लगाने के बाद भी इस राजनीति में और क्या उठापटक होती है। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।